नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज मैं आपको एनीमिया या फिर रक्ताल्पता या फिर पांडु, ये जो तीनों वर्ड है एक दूसरे को मिलते जुलते वर्ड है। जो एनीमिया है उसको रक्ताल्पता तो डायरेक्टली कहते, लेकिन आयुर्वेद में ये जो पांडु व्याधि जो है उसके इसमें इसका साधन में ले सकते हैं एंड एनीमिया का। तो एनीमिया का जो मैं आज आपको बताऊंगा डिटेल में, तो इसके लक्षण हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम उसकी रीज़निंग क्या है वो देखेंगे, लक्षण देखेंगे और ट्रीटमेंट देखेंगे। तो ये काफ़ी अलग अलग तरह का रहता है जो एनीमिया है। नॉर्मल में अगर कहेंगे तो 11 से ऊपर और 14 के बीच में, 11 से 14 के बीच में, मेल और फीमेल में दोनों में भी ये 0.5 या फिर हाफ का ये अंतर होता है। फीमेल में कम रहता है, मेल में ज़्यादा रहता है। जैसे अगर 10.5 से पकड़े तो 10.5 से आगे 14 तक या 13.5 तक, और फिर मेल में कहे तो 11 से 14 तक। तो ये इसका नॉर्मल रेंज है मेल और फीमेल का, जो 0.5 से कम रहता है फीमेल में। तो ये इसका नॉर्मल रेंज में अगर रहा तो आप सही है। अगर इससे अगर कम होते जा रहा है तो ये पांडु की तरफ या फिर एनीमिया की तरफ आ जाता है। तो एनीमिया जो विकार है ये भारत में सभी तरफ पाया जाता है। अगर लेडीज़ की अगर बात कहे तो लेडीज़ में डाइट का प्रॉपर ना लेना या सही संतुलित आहार ना लेना ये हो सकता है, क्योंकि डाइट में अगर देखा जाए तो आयरन की मात्रा आपके शरीर में रहनी चाहिए, रोज़ाना जानी चाहिए। अगर ये प्रॉपर नहीं जा रही है तो आपको ये एनीमिया से आप ग्रसित हो सकते हैं। तो मेनली इसको अगर रिपोर्ट में अगर देखा जाए, अगर आप हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट कर रहे हैं, एचबी की रिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें अगर ये 11 से 10 से नीचे आ जाता है और फिर किसी किसी पेशेंट में फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी लेवल पे रह सकता है। तो इसके अलग अलग फिर सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। तो मैं यही लक्षणों में तो यही कहूँगा आपको कि जो गलाटपना जो है, आपका हाथ पैर का दर्द रहता है, इस तरह के आपके लक्षण ना पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे लक्षण हैं इसमें, लेकिन पहले हम थोड़ा इसको रीजनिंग में जाते हैं कि अलग अलग तरह के जो मरीज़ है वो किस तरह हो रह सकते हैं। तो एनीमिया एक तो आपके खान पान के आप डिस्टर्ब कर दिया आपने, जैसे कि बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, इसका आप सही ढंग से ये पालन नहीं कर रहे। ये जो बैलेंस डाइट है ये प्रॉपर नहीं ले रहे। आपको जितनी कैलोरीज चाहिए, आपको आपका वर्कआउट के हिसाब से आप किस तरह से कार्य करते हैं, आपका एक्सरसाइज किस तरह से है, आप मस्कुलर वर्क करते हैं या आप घर में वर्क कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये एनीमिया जो है ये आपकी तरफ आएगा। ये क्योंकि आहार अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो ये आपके शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कम होते जाएगा। इसीलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आपकी बैलेंस डाइट होना आवश्यक है। इसमें फ्रूट भी आ जाता है, आप हरी सब्जियां भी आती है, सेफ जैसा एप्पल रहा ये भी आता है। तो ये सभी आपकी डाइट में रहना चाहिए। आयरन का अगर आप में अगर नॉर्मल रेंज में रखना है तो बहुत सारी लेडीज़ में जो है मेंसेस की तकलीफ़ रहती है, जिसको रक्त प्रदर कहते हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल जो फ्लो है वो 3 या 4 दिन में रुकना चाहिए। जो प्रॉपर मेंसेस है वो उतने ही 3 या 4 दिन के रहने चाहिए। वो ना रहते हुए अगर 10 दिन तक, 15 दिन तक, या किसी किसी को महीने भर भी मेंस्ट्रुएशन चलते रहता है, तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम रहे तो उसके हिसाब से फिर आपको अलग दवाई उसकी करनी पड़ेगी। किसी किसी के पेशेंट में जो पाइल्स का रहता है, ब्लीडिंग पाइल्स रहती है जिसमें खून जाता है ज़्यादा, उसको अगर रहा तो वो हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर ब्लीडिंग का अगर कहीं से शरीर से जा रहा है ब्लीडिंग, एक तो आप पाइल्स के अगर डिसीज़ कहेंगे उसके इसमें, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के इसमें, या कहीं आपको इंजरी हो जाती है उसमें अगर ब्लीडिंग हो रही है उसके, तो ये सभी अलग अलग प्रकार है कि आपको एनीमिया क्यों हो रहा है। आयुर्वेद में भी 5 प्रकार के पांडु बताए गए हैं: वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृदभक्षणजन्य। अगर कोई जो बच्चा रहता है इसको कहते हैं PICA, पाइका। तो ये डिसीज़ में भी, तो ये भी जिसको मिट्टी खाने का है, जो मिट्टी खाते हैं लड़के, जो छोटे बच्चे जो मिट्टी खाते हैं, उसमें भी पाया जाता है। और वर्म जो रहते हैं उसमें भी एनीमिया पाया जाता है, जिसको अगर हुक वर्म है, वर्म के बहुत सारे प्रकार है, राउंड वर्म है, टेप वर्म है, थ्रेड वर्म है, लेकिन मैं कहूँ रहा कि हुक वर्म के बारे में। तो हुक वर्म जिसमें जो पेशेंट में रहते हैं तो वो खून खींचते हैं, तो उसमें भी आपको एनीमिया पाया जाता है। तो आपको वर्म का भी देखना पड़ेगा कि आपके वर्म के कारण तो एनीमिया नहीं है, या फिर पाइल्स के कारण तो एनीमिया नहीं है, या हेवी मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है उसके कारण तो एनीमिया नहीं है, या फिर आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे उसके कारण तो एनीमिया नहीं है।
तो ये अलग अलग रीज़न है इसके, तो आपको ये देखते हुए इसके आगे बढ़ना चाहिए। इसके लक्षणों में आता है तो अब मैं आपको पूरा लक्षण बताऊंगा। तो ब्रेथलेसनेस इसमें रहते हैं लक्षणों में, जो जिनको अगर एनीमिया का है तो वो ज़्यादा चलने के बाद में कहीं अगर चढ़ जाते हैं, नीचे उतरना, स्टेयर पे चढ़ना, नीचे उतरना, ये जो रहता है, तो काम थोड़े भी कर दिए, थोड़ा चल दिए, तो इसको इनमें ब्रेथलेस होता है ये। तो ब्रेथलेस ऑन एक्सर्शन, थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज कर ले तो इनको ब्रेथलेस आता है। इनका जो चेहरा जो है, वर्ण जो है वो निस्सार हो जाता है, उनका चेहरे में इतनी ग्लो नहीं रहता है, निस्सार। शिथिल इंद्रिय, ये भी एक बताया है कि आपको जो इंद्रिय जो है, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये शिथिल हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। हाथ पैरों में आपकी ताकत नहीं रहती है, हाथ पैर का दर्द करता है, भूख आपको कम लगती है। ओज जो एक आयुर्वेद में है कंसेप्ट है ओज की, वो भी कम इसमें हो जाता है। तो बल वर्ण का क्षय होना, ओज का क्षय होना, ये सभी बातें कही गई है। तो ये सभी अग्नि मांद्य जो है, अग्नि के ऊपर का कार्य है, तो अग्नि मांद्य के कारण में ये हो रहा है। तो आपको अग्नि का भी ध्यान देना है, डाइजेस्टिव फायर का ध्यान देना है, आपकी अग्नि क्यों मंद हो गई है वो देखना है। जो पांडु है वो रसज विकार है, वो आपको देखना है कि किस तरह ये रसज विकार को मैं ठीक करूँगा, क्योंकि आहार रस के कारण में रस बनेगा। तो आहार रस के ऊपर आपको ध्यान देना है। आपको दीपन पाचन अच्छा रहना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना है आपको। और ये मेंस्ट्रुअल का है तो आपको उस तरह से मेडिसिन रहेगी। मेंस्ट्रुअल अगर ज़्यादा मेंसेस जा रहे हैं, या फिर पाइल्स का है तो ब्लीडिंग पाइल्स का, तो उसकी तरफ जाना पड़ेगा। बाकी दूसरे भी और उसमें फैक्टर रहते हैं, हीमोफीलिया जैसे डिसीज़ रहती है, वो अलग का है और भी। तो वो कंसेप्ट हम न जाते हुए हम एक बहुत बेसिक इसमें जाएंगे कि हम डाइट के इसमें अगर हमारा एनीमिया होता है और ये जो थोड़े जो डिसीज़ है ज़्यादा जो फैले हुए हैं, तो उसमें उस कारण अगर होता है तो उसको क्या कह सकते हैं, क्या दे सकते हैं उसमें, तो वो देखेंगे। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि एनीमिया अगर आप में है तो आपका जो शरीर है वो इतना बलवान नहीं रहेगा, आपका बल कम हो जाएगा, आपको कहना कहीं लगेगा कि मैं बीमार चल रहा हूँ। तो ये सभी लक्षण एनीमिया में आते हैं। तो आप इसको तुरंत कहीं पर भी अपने नज़दीक में जो पैथोलॉजी लैब रहती है उसमें टेस्ट करके आप इसका जांच कर सकते हैं कि मेरा हीमोग्लोबिन कितना है। अगर हम इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट में बहुत सारे अलग अलग दवाई है, बहुत सारे इसके अलग अलग कंसेप्ट है कि आपको लीवर की दवाई देनी है, पेट की दवाई देनी है, पाचन की दवाई देनी है। तो ये उस तरफ से आपकी ट्रीटमेंट चलेगी। और जो ये ट्रीटमेंट में बता रहा हूँ, ये आप अपने नज़दीक में जो भी फिजिशियन है उनके पास जाके ये आपको ट्रीटमेंट करवानी है, खुद तो मेडिकेशन नहीं करना है, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन डेंजर हो सकता है। तो मैं कुछ सिर्फ आपको नॉलेज बढ़े, आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो एनीमिया के बारे में, यही मेरा इसमें उद्देश्य रहता है। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो देखिए, अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है और उस कारण अगर एनीमिया है तो ये मैं शतावरी बता रहा हूँ, इसमें शतावरी का नाम है। अगर ब्लीडिंग का है, ब्लीडिंग पाइल्स है या ब्लीडिंग का अगर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है उसके कारण है, तो ये बोलबद्ध रस का दिखा रहा हूँ मैं, बोलबद्ध रस है ये। एक आमल की है, आमल की आपको सभी को पता है, आंवला जो रहता है आमल की, एक आरोग्यवर्धनी है ये जो रस जो जिसे कहते हैं आहार रस के इसमें, अग्नि के इसमें, लीवर के इसमें अगर इसकी अगर कमजोरी है, आपका बराबर से मल बराबर नहीं बन रहा है, क्ले ज़्यादा है, तो उसमें हम आरोग्यवर्धनी को चलाते हैं। बाद में ये पुनर्नवा है, ये पुनर्नवा लीवर के ऊपर अच्छा कार्य करता है, तो इसमें हम पुनर्नवा भी चलाते हैं। एक काशीस भस्म है, काशीस भस्म भी करते हैं। एक वावड़िंग है, जो मैंने अभी कहा कि हुक वर्म में जो अगर रहा आपको, तो वर्म के इसमें उसको चलाते वावड़िंग को। ये नवा स्लो है, नवा स्लो अच्छा कार्य करता है। अश्वगंधा है, अगर आपके इसमें अगर बल की कमी हुई है और आपको अगर पचन बराबर नहीं है और आपको जो जिसे कहते हैं ना कि शरीर में जो त्राण जो है वो ज़्यादा हो गया है, तो इसमें अश्वगंधा को देते हैं। बाद में पलाश बीज है, इसको भी हम चलाते हैं। जो हेलिमेंट जो कहते हैं, टूमी जो कहते हैं उसको, उसमें नागरमोथा है, दीपन पाचन के इसमें कार्य करता है नागरमोथा। गैरिक भी है एक, गैरिक, जिसमें भी लोह का प्रमाण रहता है, गैरिक में भी। पुनर्ना मंडूर है, ये अच्छी दवाई है। इसमें जो एनीमिया के बारे में बताऊंगा। कामदुदा है, ये शीत वीर्यात्मक है कामदुदा। एक ताप्यादिलो है, ताप्यादिलो भी अच्छा कार्य करता है, ताप्यादिलोह का। और लोह भस्म भी इसमें आता है, लोह भस्म का। तो हमने ये सभी जो है दवाई जो है ये दिए हुए है, पेशेंट के ऊपर कार्य किए हैं। ये कृमि मुद्गर रस है, ये कृमि में कार्य करता है। और एक चंद्रकला रस है, चंद्रकला रस। ये सभी दवाई जो है
अलग अलग कार्य करती है, अलग अलग जो लक्षण जो है, जो सिम्टम जिस तरह से उन पेशेंट में आते हैं, किस कारण से बने हुए सिम्टम्स है, क्या रीज़निंग है उसका, उसके हिसाब से दवाई को चलाते हैं। अगर ये गर्भिणी है जिसको कहते हैं कि एएनसी अगर पेशेंट रहा तो उसमें शतावरी को देते हैं, क्योंकि उनमें भी पाया जाता है कि एनीमिया ज़्यादा रहता है एएनसी के पेशेंट में, जो डिलीवरी के दौरान उनकी हीमोग्लोबिन बहुत ही कम हो जाता है, वो भी अच्छी कंडीशन नहीं रहती है। इस कारण उनमें भी हमें देखना है कि जो एएनसी पेशेंट है, गर्भिणी पेशेंट है, उनमें भी जो लेवल जो है वो भी सही रहे। उसमें भी मैंने पहले भी डाला है कि मासूम गोलियाँ किस तरह से कार्य करती है, वो भी आप देख सकते हैं गर्भिणी के इसमें। और फिर शतावरी, अश्वगंधा, विदारी गंध, तो ये भी उसमें ट्रीटमेंट में आते हैं, जो हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखने में कार्य करती है। बाकी जो मैंने आपको कृमि मुद्गर रस बताया, वावड़िंग बताया, विडंग जिसे कहते हैं, वावड़िंग मीन्स विडंग है, कृमि मुद्गर रस है, पलाश है, ये कृमि में कार्य करते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि हुक वर्म में आपको हीमोग्लोबिन देखना चाहिए, उसमें कम हो जाता है हुक वर्म अगर रहा तो उसमें ये कृमि मुद्गर रस है, कृमि कुटार रस है, वावड़िंग या विडंग जैसा है, या पलाश बीज है, तो ये अलग अलग तरह से इसको चलाते हैं ये दवाई को। बाद में आपको लीवर अगर अच्छा रखना है तो पुनर्नवा है, भुई अमल की है, काकमाची है, या फिर माका है, भृंगराज, तो इसको हम चलाते हैं कि ये जो लीवर जो है ये फंक्शन आपका अच्छा रहा है। तो ये अलग अलग तरह के आपके रीज़न के ऊपर में ये रहता है। जैसे मैंने बोलोबद्ध रस बताया आपको, बोलोबद्ध है, अशोक है, लोद्र है, चंदन है, उशीर है, तो इसको जो है हम रक्त पित्त की कंडीशन में देते हैं। उसमें अगर हम एकदम बेसिक अगर कहेंगे तो जिसमें ज़्यादा मेंसेस के तकलीफ है, जिनमें बहुत ज़्यादा मेंसेस जा रहा है, फ्लो ज़्यादा जा रहा है, ब्लीडिंग पाइल्स की इसमें, तो उसमें हम इसको चलाते हैं। अशोक को हम ब्लीडिंग पाइल्स में नहीं चलाते, हम जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर रहते हैं उसमें हम अशोक को चलाते हैं। अशोक है, लोद्र है, उसको चलाते हैं। अगर पर एनम जो है एनस रीजन से अगर ब्लीडिंग जा रही है तो उसमें हम फिर बोलोबद्ध रस को ऐड करते हैं। और फिर उसमें और कुछ पंचकोल जैसे जो प्लांट है, प्लश है, पीपल जिसे कहते हैं, प्लक्ष एक प्लांट आता है, पीपल है, उदुम्बर है, अश्वत्थ है, इसको हम चलाते हैं। वड़ जो कहते हैं, वट कहते हैं उसको। तो इस तरह के प्लांट हम पंचवल्कल को हम ब्लीडिंग पाइल्स में चलाते हैं। उसका ऑइंटमेंट भी आता है, या फिर उसको हम गुनगुना पानी में बीटने के लिए भी करते हैं। जैसे कि उसमें टंकन भस्म डाल दिया, और फिर फिटकरी जो है स्फटिक भस्म वो डाल दिया, उसमें बिठाने के लिए भी कहते हैं, गर्म पानी में बीटने के लिए, और जिनको ब्लीडिंग पाइल्स का परेशानी है। तो ये अलग अलग तरीके से इसको हम एनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। और मैंने अब पेशेंट भी इसके किए हैं, तो मुझे पता है कि ये एनीमिया जो है आयुर्वेद ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है। इनकी लेवल जो मेंटेन रह सकती है, वो किसी भी कारण से एनीमिया रहे, आपके ब्लीडिंग पाइल्स से एनीमिया हो जाए, आपको हेवी मेंस्ट्रुअल फ्लो रहे उसके कारण एनीमिया रहे, या फिर आपका डाइजेस्टिव बराबर नहीं है, डाइजेशन बराबर नहीं है, आम की ज़्यादा कंडीशन है, आपको अजीर्ण की कंडीशन है, उसके कारण अगर आपको एनीमिया हो रहा है, आपका पचन बराबर नहीं हो रहा है, उसमें भी आप इसको आयुर्वेद को ले सकते हैं। और आपका जो एनीमिया है, जो रक्ताल्पता है, हीमोग्लोबिन की कमी है, बाद में आपको उसके जो सिम्टम्स है, वो सभी के इसमें आपको आयुर्वेद की दवाइयाँ अच्छी कार्य करती है। और इसमें रिज़ल्ट हमने खुद लिए हैं, इसलिए मैं आपको इतने सही से इसको बता रहा हूँ कि ये अच्छी इसकी मैनेजमेंट हो सकती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनमें भी आप इसको बता सकते हैं इस बारे में। जय हिंद, जय आयुर्वेद।